हेलो एवरीवन। क्लास 9 चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हिटलर की विदेश नीति क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे और हिटलर की आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था जो कि रेसिज्म और जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम पर आधारित थी। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सी समूह थी जो नाजी के द्वारा अनडिजायरेबल मान ली गई थी, डिक्लेयर कर दी गई थी। यहूदियों की क्या स्थिति थी हिटलर के समय में, जो कल्पना लोग थी नाजियों के कल्पना लोग के बारे में जानेंगे जिसे रेशियल यूटोपिया कहा जाता है, और न्यूरेमबर्ग में सिटीजन लॉ क्या थे इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कम्युनिटीज डिक्लेयर्ड एज अनडिजायरेबल बाई नाजी, यानी वो कौन कौन से समूह थे जो नाजियों के द्वारा अवांछित घोषित कर दिए गए थे। देयर वर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज विच वर डिक्लेयर्ड अनडिजायरेबल बाई नाजी। 4 तरह के समूह थे, कम्युनिटीज थीं जिनको नाजियों के द्वारा अवांछित घोषित कर दिया गया था। पहला ज्यूज, जिप्सीज, रशियन और पोल्स। पोल्स मतलब पोलैंड में रहने वाले, यानी ज्यूज, यहूदी, जिप्सी, रशियन और पोलैंड में रहने वाले नागरिक, इन चारों को नाजियों के द्वारा अवांछित घोषित कर दिया गया था। अवांछित घोषित कहने का मतलब ज्यूज वर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था जहां पर रेसिज्म के बारे में कि आर्यंस और ज्यूज ये 2 समूह थी जिसमें आर्यन को उच्च श्रेणी में और ज्यूज को निम्न श्रेणी में रखा गया था। तो ज्यूज ही सिर्फ अकेली वो कम्युनिटी नहीं थी जिसे अनडिजायरेबल कहा गया। देयर वर अदर, और भी दूसरी कम्युनिटियां थीं। कौन कौन सी? जिप्सीज, रशियन और पोल्स। मेनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी वर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फेरियर्स, कि बहुत सारे जिप्सीज और अश्वेत, अश्वेत मतलब जो गोरे नहीं होते हैं, जो कि नाजी जर्मनी में रहा करते थे, उन्हें भी नस्ल के आधार पर काफ़ी नीचा समझा जाता था। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, और बड़े पैमाने पर उन्हें मार दिया जाता था। इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन। रशियन और पोल्स यानी पोलैंड में रहने वाले, रशिया में रहने वाले और पोलैंड में रहने वाले, इन्हें भी इंसानों की श्रेणी में नहीं माना जाता था। एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, और चूंकि उन्हें इंसानों की श्रेणी में नहीं माना जाता था तो किसी भी तरह की इंसानियत से उनका कोई नाता नहीं था। कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर्स, और जिन लोगों को कैप्चर कर दिया जाता था उन्हें स्लेव लेबर्स की तरह जबरदस्ती काम कराया जाता था। मेनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, और जिसमें से बहुत सारे लोग उस कठिन परिश्रम की वजह से या भूख की वजह से मर जाया करते थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ ज्यूज इन हिटलर्स एरा, कि यहूदियों की क्या स्थिति थी हिटलर के समय में। नाजी हैट्रेड ऑफ ज्यूज हैड अ प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवार्ड्स ज्यूज, कि नाजी का जो घृणा थी, नाजी की जो नफरत थी ज्यूज के प्रति, वह बहुत पुरानी चली आ रही थी। यानी कि उन्हें ये माना जाता था कि दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजर्स, की यहूदियों को माना जाता था कि यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट की हत्या की है, और सही बात है कि यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट की हत्या की थी। और इसी के चलते जो नाजियों की ज्यूज के प्रति बहुत ही गहरी घृणा और बहुत ही नफरत भरी हुई थी उनके प्रति, जिसके वजह से वो यहूदियों से इस तरह का व्यवहार करते थे। वो यहूदियों को मानते थे कि वो ईसा मसीह के कातिल हैं और इसलिए उन्हें वो हर बात पर सजा दिया करते थे। दे सर्वाइव्ड मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, जो ज्यूज हैं यहूदी ज़्यादातर व्यापार से, और वो सूदखोर थे यानी कि सूद पर पैसा उठाते थे। दे लिव्ड सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोस, और यहूदी, घेटोस एक बस्ती का नाम था जहां पर यहूदी रहा करते थे। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, और समय समय पर नस्ल का सफाया करने के ध्येय से जो वायलेंस किया जाता था, जो हिंसा की जाती थी, वहाँ यानी घेटोस में
इन यहूदियों को वहाँ से भगाने के लिए वहाँ पर हिंसा की जाती थी ताकि इनको जान से मार दिया जाए, और कितने वहाँ ज़मीन छोड़कर अपनी जगह छोड़कर भाग जाया करते थे। हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वॉज बेस्ड ऑन स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वॉज नो सॉल्यूशन टू ज्यूज प्रॉब्लम। हालांकि जहाँ तक क्रिश्चियनिटी की बात है तो क्रिश्चियन धर्म में यहूदियों को माफ़ करने का एक रास्ता था, उसका एक सॉल्यूशन दिया गया था कि यदि यहूदी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके साथ वो सब व्यवहार नहीं किया जाएगा जो यहूदियों के साथ किया जाता है। लेकिन हिटलर की जो घृणा थी यहूदियों के प्रति वो इतनी ज़्यादा थी कि उसका कहना था कि कन्वर्जन कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर ज्यूज़ के प्रॉब्लम को ख़त्म करना है तो उसका बस एक ही उपाय है कि इट कुड बी सॉल्व्ड ओनली थ्रू टोटल एलिमिनेशन। तो इसका बस एक ही उपाय है कि इन्हें पूरे के पूरे यहूदी समाज को जान से मार दिया जाए, इनका पूरा सफाया कर दिया जाए। फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। 1933 से 1938 तक जो नाजिस थे उन्होंने काफ़ी आतंक दिखाया यहूदियों के प्रति। पॉपराइज्ड का मतलब कि उनकी आजीविका छीन ली गई और उन्हें इस कदर वो दरिद्र हो गए, इस कदर वो गरीब हो गए कि उससे उनकी मृत्यु होने लगी। एंड सेग्रीगेटेड द ज्यूज कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया ताकि विवश होकर वो देश छोड़कर चले जाएं। फ्रॉम 1939 टू 1945 एम्ड एट concentrating them in certain areas and eventually telling them in gas chambers in Poland। और 1939 से 1945 तक उन्हें बिल्कुल अलग एरिया में रखा जाने लगा और बहुतों को तो पोलैंड में बनी गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ हमने देखा कि वो कौन कौन से कम्युनिटीज़ थे ज्यूज़ के अलावे जिनको अनडिजायरेबल माना जाता था, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था और यहूदियों की क्या स्थिति थी हिटलर के एरा में। आइए इसका हमले के बारे हम लोग सारांश देख लेते हैं कि सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया का मतलब होता है दया मृत्यु। इस कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने हेलमुट की कहानी पढ़ी थी, हेलमुट के पिता की हमने कहानी पढ़ी थी। अब ये लिंक वहीं से जुड़ा हुआ है। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पॉलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटोज यानी दड़बा कहा जाता था।
नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाजों से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चेंबरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वो सभी नस्लें जो आर्य नहीं थे, जिन्हें अवांछित माना जाता था, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। अगला हमारा इसमें टॉपिक है द रेशियल यूटोपिया, यानी कि नस्ली कल्पना लोक, जिसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट वर द एक्शंस टेकन बाय नाजी टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियाज़, कि वो कौन कौन से एक्शन थे जिन्होंने नाजी के ये रियलाइज़ कराया, जिसमें नाजी के बारे में ये जानने को मिला कि उनके आइडियाज़ कितने मर्डरस थे, यानी कितने खूनी थे। या जेनोसाइड एंड वार बिकम टू साइड ऑफ सेम पॉइंट। जेनोसाइड का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा नस्ल संहार, यानी जन संहार, बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, यानी जेनोसाइड और युद्ध, ये किस तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू थे। या इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सेट टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल, किस तरह से जो नाजी था उसने अपने लोगों के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाया हुआ था। तो इसका आंसर हमें आगे इन टॉपिक्स में मिलेगा, इन पॉइंट्स में मिलेगा। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, कि पोलैंड पर ऑक्युपाई करने के बाद उसे तहस नहस कर दिया गया था। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड टू जर्मनी, और पोलैंड का उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र था वह जर्मनी में मिला लिया गया था। पोल्स वर फोर्स्ड, पोल्स मतलब पोलैंड में रहने वाले निवासी, पोल्स वर फोर्स्ड to leave their homes and property behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe। और पोलैंड में रहने वाले निवासियों को यह फोर्स किया गया कि वो अपने ज़मीन जायदाद और अपने प्रॉपर्टी को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चले जाएं, ताकि जब जर्मन वहाँ पर रहने के लिए आए तो उन्हें वहाँ पर रहने की जगह मिल सके। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, और पोल्स को मवेशियों की तरह खदेड़ दिया गया देश के दूसरे हिस्सों में, जिसको जनरल गवर्नमेंट कहा गया। मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, और पोलैंड के रहने वाले निवासी जो काफ़ी जो बुद्धिजीवी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वो विद्रोह के लिए अपना सर ही न उठा सकें। Polish children who look like Aryans was forcibly snatched from their mothers and examined by race experts। और पॉलिश चिल्ड्रेन यानी कि पोलैंड के जो छोटे छोटे बच्चे थे जो आर्यंस की तरह दिखते थे, उनको ज़बरदस्ती उनकी माँ से अलग कर दिया जाता था और नस्ल विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता था ये जांचने के लिए कि क्या वो आर्य बन सकते हैं। इफ़ दे पास्ड, अगर वो पास हो जाते द रेस टेस्ट, दे वर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज, एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेनेजेस वेयर मोस्ट पेरिस्ड। और अगर वो बच्चे उस नस्ल विशेषज्ञों के द्वारा पास हो जाते कि हाँ वे जर्मन आर्य बनने की उनमें पूरी की पूरी उनकी जो शारीरिक रचना है वो जर्मन आर्यों से मिलती जुलती है, तब उन्हें किसी जर्मन फैमिली में उस बच्चे को भेज दिया जाता जहाँ पर उसका पालन पोषण जर्मन आर्य के सिद्धांतों के अनुसार होता। और अगर वो पास नहीं होते तो उन्हें
ऑर्फनेजेस में यानी कि अनाथालय में भेज दिया जाता था, जहां पर बहुत सारे बच्चे मर जाया करते थे। विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोस एंड गैस चेम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज। और जो बड़े बड़े घेटोस थे, गैस चेम्बर्स थे, तो जनरल गवर्नमेंट ने वहां पर बड़े बड़े गैस चेम्बर्स में इन पोल्स निवासियों को उसमें खदेड़ दिया जाता था, गैस चेम्बर में डाल दिया जाता था, जहां पर वो मर जाते थे, दम घुटकर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जनरल गवर्नमेंट क्या हुई? तो जनरल गवर्नमेंट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द जर्मन एम्पायर। जो हमने देखा, ज्यूज देखा, जिप्सीज देखा, रशियन देखा, पोल्स देखा, जो कि अनडिजायरेबल थे, तो उन सभी लोगों को जनरल गवर्नमेंट नाम के जगह पर भेज दिया जाता था, जहां पर उनमें से अधिकतर की मृत्यु हो जाया करती थी। और हम लोग इसका अगला टॉपिक देखते हैं, द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935 कि न्यूरेमबर्ग का जो सिटीजनशिप लॉ था वो क्या कहता था, यानी वहाँ के नागरिकता अधिकार के बारे में हम लोग जानते हैं। ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन्स एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर, कि सिर्फ वही लोग जो कि वास्तविक तौर पे जर्मन थे, यानी कि वो जो आर्य थे, बस उन्हें ही जर्मन सिटीजन माना जाता था और जर्मन एम्पायर के अंडर में उनके प्रोटेक्शन में वो अपने सारे राइट्स को एंजॉय करते थे। मैरिजेस बिटवीन द ज्यूज एंड द जर्मन्स वर फॉरबिडन, यानी यहूदियों और जर्मन के बीच विवाह निषेध था, यानी विवाह वो नहीं कर सकते थे, उसकी मनाही थी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन द ज्यूज एंड द जर्मन बिकेम अ क्राइम, और अगर विवाह के बाद कोई यहूदी और जर्मन एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं तो वह एक क्राइम थी, यानी उसे कानूनी तौर पर गलत माना जाता था। ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, और यहूदियों को राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर हमने देखा कल्पना लोक के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि युद्ध के साय में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट के कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। और इसके बाद हमने न्यूरेमबर्ग के नागरिकता अधिकार देखा सितंबर 1935 का, जिसमें पहला हमने ये देखा जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दूसरा, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी थी। तीसरा, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह के बाद संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। और चौथा कि यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा ली गई थी। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने 6 चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने नाजी के वर्ल्ड व्यू के बारे में जाना, जिसमें हिटलर की आइडियोलॉजी जो रेसिज्म और लेबेंसरॉम के बारे में आधारित थी, वो सभी कम्युनिटीज़ जो नाजी के द्वारा अनडिजायरेबल मान लिए गए थे, ज्यूज़ की क्या कंडीशन थी, रेशियल यूटोपिया क्या था, और न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाज़ी जर्मनी में यूथ की क्या स्थिति थी, यानी कि स्कूल्स की क्या स्थिति थी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मीडिया का क्या रोल था, मदरहुड के बारे में नाज़ी का कैसे विचार थी और महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।